हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो आज है हमारे साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो कि है एक्सक्रीशन के बारे में। एंड इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को कवर किया था एंड साथ ही न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसी कुछ लाइफ प्रोसेस को भी हमने समझा था। एंड दिस माइट बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। एंड इसके बाद हम कौन सा चैप्टर कवर करें हमारी साइंस एनसीईआरटी की सीरीज में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एज ऑफ नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो जैसे कि हमने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन का। और इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए 5 तरीके की जो लाइफ प्रोसेस है, 4 तरीके की जो लाइफ प्रोसेस है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ को आगे बढ़ाने में और उनको सस्टेन करने में। जिसमें सबसे पहले हमने देखा था न्यूट्रिशन का, जहाँ पर बात की गई थी कि ह्यूमन बींग्स कैसे अपना फूड लेते हैं एंड किस तरीके से अपनी एनर्जी के लिए वो फूड्स का एंड सारी जो एनर्जी की कहते हैं व्यवस्था करते हैं। एंड इसके बाद हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के द्वारा जो वो फूड वो इंगेज करते हैं, जो फूड लेते हैं अपने अंदर, उसका एनर्जी में कन्वर्ट करके वो किस तरीके से अपने और फंक्शनल पार्ट्स को एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना एनर्जी का यूज़ को फुलफिल करते हैं। एंड उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन को देखा था कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी फूड से हमारी जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में, हमारे हर एक हिस्से में बॉडी पार्ट्स के, वो कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है। एंड उसके बाद जब ये सारी लाइफ प्रोसेस हमारी हेल्प करती है हमें सस्टेन करने में, एक और वहीं पर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आ जाती है जो कि एक्सक्रीशन, जो कि हमें बताती है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है जो कि एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद बचता है उसको कैसे बाहर निकालते हैं एंड कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं, कैसे उसको एक्सेल करते हैं। वहीं पर हम यहाँ पर एनसीईआरटी की एक एक करके जो सारी लाइंस हैं वो पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। आप वहाँ पर अपनी बुक में वैसे मार्क कर सकते हैं इफ़ यू लाइक सो। एंड जो भी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा नोट्स आपके लिए बनाकर रखे हैं उसको भी आप अपने बुक में एज अ टेस्ट लिख सकते हैं इफ़ यू वांट सो। सो स्टार्ट करते हैं हम। Now we have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. अब हमने देखा था कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में किस तरीके से जो गैशियस वेस्ट होता है हमारा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर जितने भी मैमल्स होते हैं उनके लिए जो गैशियस वेस्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो अपना रेस्पिरेशन के थ्रू जब एक्सेल आउट करते हैं एयर को, तब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देते हैं, वो अपनी बॉडी से उस वेस्ट को निकाल देते हैं। एंड इसी तरीके से जब प्लांट्स को अपना गैशियस वेस्ट निकालना होता है तो वो यूज़ करते हैं सेम रेस्पिरेशन की प्रोसेस, बट उसमें उनका जो वेस्ट निकलता है वो निकलता है ऑक्सीजन के फॉर्म में एंड दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इसके बारे में मैंने आपको रेस्पिरेशन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड इफ़ यू वांट टू सी दिस वीडियो, हमारी जो प्लेलिस्ट है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, एनसीईआरटी के साइंस की जो सीरीज़ का प्लेलिस्ट है वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। Other metabolic activities generated nitrogenous materials which need to be removed. जिस तरीके से हमारे अंदर गैशियस वेस्ट को रिमूव करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसी तरीके से जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से हमारे अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जनरेट होता है उसको भी रिमूव करना उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ अब हम जानते हैं एक्सक्रीशन आखिर होता क्या है। आपने अपने एग्जाम्स में एक्सक्रीशन अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी डेफिनेशन आप क्या लिख कर आएंगे, वो यहाँ पर एनसीईआरटी ने बताया है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि एक्सक्रीशन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपके जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसी को हमने एक्सक्रीशन के नाम से बताया गया है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज्ड वेरीड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। काफ़ी सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो काफ़ी अलग तरीके से इन जो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बाहर निकालने की उनकी अलग अलग अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग्स वाटर। काफ़ी सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं वो अपना वेस्ट वो जो रिमूव करते हैं वो सिंपल मेथड से करते हैं, जिसको हमने डिफ्यूजन के नाम से आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। Now, as we have seen in the other process, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि
जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है उनका सब कुछ एक ही सेल से उनका पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है, तो उनको हर एक जो बॉडी फंक्शन है उनको उसी सेल से करने होते हैं। बट अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स हो गए, जो हमारे एनिमल्स हो गए, हम खुद ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इनके पास अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट जो काफ़ी सारे जो एनिमल्स होते हैं वो निकालते हैं, किस किस फॉर्म में अपना वेस्ट रिमूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि फिश के अंडर आते हैं, यानी कि फिश जो होते हैं वो अमोनोटेलिक वेस्ट अपना वेस्ट जो है रिमूव करते हैं। ऑल टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो यूरियोटेलिक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हुए, एनिमल्स हुए, वो सारे यूरियोटेलिक होते हैं, यानी कि जो अपना वेस्ट है वो यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं। एंड जो फिश होते हैं वो अपना वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में निकालती हैं। ऑल एवीज मतलब यहाँ पे बर्ड्स की बात की जा रही है। जो सारे बर्ड्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी कि अपना जो वेस्ट है उनका वो यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना रिमूव करते हैं। और यही बात करें हम मोस्टली ह्यूमंस के बारे में, जो कि बाइल पिगमेंट रिमूव करते हैं अपनी बॉडी में से, बाइल्यूरुबिन के नाम से जिसे हम जानते हैं। अगर हम इस पूरे एक्सक्रीशन सिस्टम की बात करें ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो यहीं पर हम आगे रीड करते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एज यू कैन सी इन दिस फिगर। एक्चुअली आपके बुक में यहाँ पर जो फिगर दिया गया था वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हर एक पार्ट की नहीं दी गई थी, तो मैंने अपने जो हैंडमेड डायग्राम यहाँ पर बनाया है, आई होप आपको उससे हेल्प मिलेगी और आप इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मैंने उसी ही जगह पर अपना जो ये डायग्राम है वो लगा दिया था। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग भी यहाँ पर अपना इसको देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। Now the excretory system of human beings includes a pair of kidneys. Excretory system of human beings की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले एक pair of kidneys होते हैं, यानी कि 2 kidneys होती हैं यहाँ पर excretion system में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। A pair of ureters, यहाँ पर जो ureters, इसको जो कह सकते हैं ये पाइप लाइन वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप कह सकते हैं ureters। ये है हमारे ureters। Now a urinary bladder and a urethra, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये जो मिक्टूरेशन करने वाला जो ये रास्ता है उसको कहते हैं हम यूरेथ्रा। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। हमारा जो एब्डोमेन है, यानी कि हमारा जो लिवर की नीचे वाला जो पार्ट है उस बैक साइड में हमारे, वहां पर हमारी किडनीज प्रेजेंट होती है। वन ऑन द अदर साइड ऑफ द बैकबोन, हमारी जो बैकबोन है उसके एक साइड में एक किडनी होती है एंड अदर साइड में दूसरी किडनी होती है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर्स। हमारी जो अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो वाटर और मिनरल्स को मिलाकर हमारा जो वेस्ट वाटर और मिनरल्स होते हैं वहाँ से जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है वो किडनी से पास करते हुए वो यूरेटर्स की तरफ जाता है और कहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, where it is stored until it is released through the urethra। और यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो यूरिन है वो तब तक स्टोर रहता है जब तक वो यूरेथ्रा से रिमूव ना हो जाए, तब तक वहां से वो निकल ना जाए। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, आखिर यूरिन बनता कैसे है, जिसके लिए वो बाद में किडनी से लेकर फिर यूरेटर्स पे जाता है, यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा से रिमूव्ड आउट हो जाता है। लेकिन यूरिन बनता कैसे है? नाउ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। पर्पस क्या है यहाँ पे यूरिन बनने का? एक्चुअली यहाँ पर यूरिन बनने का जो पर्पस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट हमारे ब्लड में जो बनता है उसको फिल्टर करने का काम करता है जब भी हमारे बॉडी में यूरिन बनता है। तो just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidneys। एंड इसी जिस तरीके से हमारे ब्लड्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, उसी तरीके से अगर ब्लड्स में कोई भी यूरिया या यूरिक एसिड जैसा कोई भी वेस्ट होता है तो उसको हम यूरिन के थ्रू उसको फिल्टर आउट करते हैं, उसको यूरिन के थ्रू रिमूव कर देते हैं। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट in the kidneys like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries। एंड इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी वाले कि इसमें कोई भी आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है कि किडनीज के पास भी सेम एज हमारे लंग्स की तरह कोई ना कोई एक फिल्ट्रेट यूनिट जरूर होगी जो हमारे वेस्ट को फिल्टर करने में काम करती होगी।
एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर द किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरेटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से बताया गया है, जहां पर हमारे कुछ ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं, तब जाके वो एक सिस्टम बनता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास किडनी होती है, फिर यूरेटर्स का पेयर होता है, किडनीज का पेयर होता है, फिर एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड लास्ट में होता है हमारे पास यूरेथ्रा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule. अगर आपको यहाँ पर ये जो थ्योरी है वो ना समझ में आ रही हो तो मैं अभी आपको डायग्राम्स के थ्रू भी समझाऊंगी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी आपको मैं एक एक लाइन यहाँ पर करके पढ़ा देती हूँ, बट हम आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो डायग्राम के थ्रू देंगे तो आपको वहां से ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ईच कैपिलरी क्लस्टर्स, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कुछ भी जो फिल्ट्रेट करने के लिए हमारे अंदर का जो वेस्ट है उसको फिल्टर करने के लिए कोई ना कोई क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज जरूर होती होंगी। तो यहाँ पर उन क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज को जो कि कप शेप्ड में होती हैं, कॉइल्ड होती हैं, यानी कि गुथी हुई होती है एक दूसरे से, उसको कहा क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, बोमन्स कैप्सूल का। दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, जो कि जिसका काम क्या होता है बोमेंस कैप्सूल का। यहाँ पर आपको जैसे ये देख रहे हैं, ये थोड़ा कप शेप्ड का जो आपको ये दिख रहा है, ये कप शेप्ड को हमने बोला है बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, जिसका काम क्या है, फिल्ट्रेट को, जो हमारे अंदर बॉडी से फिल्टर होके जो चीज आई है उसको कलेक्ट करना। Now each kidney has large number of these filtration units called nephrons. अब हर एक किडनी के पास काफी सारे यानी कि लार्ज नंबर्स ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है, जिनको हमने नेफ्रॉन नाम दिया है। That are packed close together, जो कि एक दूसरे से काफी पास पैक्ड होती है। Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. अब जिस तरीके से ये ट्यूब में जब जाता है हमारा फुली वेस्ट, तब उसमें से कुछ जो पार्शियली इनफिल्ट्रेट जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। अब क्योंकि ये हमने अपने रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी गेन करी है, तो वो ग्लूकोज से हमें मिलने वाली है, कुछ अमीनो एसिड से मिलने वाली है, सॉल्ट से मिलने वाली है, एंड ऑफ कोर्स वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सारी चीज भी फिल्टर आउट होकर यूरिन के थ्रू निकल जाएगी तो हमारे बॉडी को उतना न्यूट्रिशन, उतना एनर्जी गेन नहीं हो पाएगी। इसी वजह से जब ये ट्यूब में ये सारी फिल्टरेट हुई चीजें जब ये जा रही होती है, तो उसमें से कुछ चीजें जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है, हमारे जो ट्यूब होता है वो दोबारा से हमारे ब्लड में फ्लो कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी में काफी सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कहीं फिल्ट्रेशन के थ्रू वो ना निकल जाए। The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body. जो amount of water जो reabsorb होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर अभी बॉडी में अंदर है। अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी है, फिर भी हमने ज्यादा पी लिया है, तो वो जो हमने एक्स्ट्रा पानी पिया है हमारे बॉडी के जरूरत के हिसाब से, तो वो जितना सारा पानी है वो निकल जाएगा, फिर वो दोबारा से reabsorb नहीं होगा। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter. जो यूरिन हमारे अंदर से फ्लो कर रहा होता है ईच किडनी में से, हर एक किडनी में से, वो इवेंचुअली एक लॉन्ग ट्यूब में जाकर ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हमने यूरेटर के नाम से बताया गया है, जो कि कनेक्टेड रहता है हमारी किडनी से और फिर वहां से कनेक्टेड रहता है यूरिनरी ब्लैडर से सीधे। Now urine is stored in the urine bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it through the urethra. अब जब किडनी से जो हमारा फिल्ट्रेट जो वेस्ट होता है वहां से लेकर वो यूरेटर्स में आता है, जो कि एक पेयर ऑफ ट्यूब्स होते हैं। यूरेटर्स के बाद वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब जो यूरिन हमारा जो पूरा कंप्लीट जो फिल्टर हो चुका है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे करके स्टोर होता रहता है, एंड जब तक उसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें प्रेशर ना आए और हमारे अंदर से अर्ज ना आए उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, उसको मिक्टरेट करने के लिए, तब तक वो उसमें स्टोर रहता है। एंड जैसे ही हमें वो उसको निकालने का अर्ज आता है, वी विल एक्सक्रीट आउट थ्रू द यूरेथ्रा, हम यूरेथ्रा से उसको बाहर निकाल देते हैं। The bladder is the muscular, so it is under nervous control. As we have discussed elsewhere, as a result, we can usually control the urge to urinate. एंड क्योंकि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्व सेल से कनेक्टेड रहता है, तो इसीलिए ज्यादातर टाइम हम
जो यूरिनेट करने की जो अर्ज है उसको हम ज्यादातर टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, इट इज नॉट सो हेल्दी टू वी कैन से टू स्टॉप द अर्ज ऑफ द यूरिनेशन। हमें अगर उसकी यूरिनेशन की अर्ज आ रही है तो देन वी शुड रिमूव द वेस्ट बिकॉज इट इज सो हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। नाउ यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर एक बार डायग्राम में आपको फिर से समझा देती हूँ कि ये जो हमारा दो पेयर्स ऑफ दिख रहे हैं, बीन शेप्ड जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम किडनीज बोलते हैं। इसके ऊपर जो आपको ये कैप सा दिख रहा है उसको वो है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, फिर इसके बाद हमारे जो यूरेटर्स आ जाते हैं, ये जो पेयर ऑफ टू ट्यूब्स होते हैं, एंड उसके बाद जो यूरेटर्स होते हैं वो दोनों जो पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर यूरिन स्टोर हो जाती है हमारे जब तक हमें अर्ज ना आए यूरिनेशन की, एंड उसके बाद जब अर्ज आती है अंडर प्रेशर ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारा मिक्टुरेट हो जाता है। अगर हम किडनी की बात करें जिसका शेप बीन शेप्ड होता है, उसका कलर की बात करें अगर किडनी की तो वो एक रेडिश ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, एंड उसकी लोकेशन मैंने आपको उसमें भी समझाई कि ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है हमारे बैकबोन के पास, वहां पे आइदर साइड में, कि एक साइड में एक किडनी होती है एंड अदर साइड में दूसरी किडनी होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस की। अब इसकी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको पूरा अंदर से पढ़ने के पहले अगर हम देख लें कि आखिर ये होता क्या है। इट इज अ प्रोसीजर यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनी टू रिप्लेस नॉन फंक्शनल डैमेज किडनीज। ओपन दिस प्रोसेस पेशेंट ब्लड इज अलाउड टू पास थ्रू लॉन्ग सेलुलोज ट्यूब्स डिप्ड इन अ टैंक containing dialysis solution having same ionic concentration on as plasma। एक्चुअली होता क्या है, जब भी किसी की किडनी है वो फंक्शन करना बंद कर देती है या फिर वो खराब हो जाती है एक तरीके से, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो जो खराब वाली जो हुई किडनी होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और ये कह सकते हैं कि एक इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। तो जब वो एक किडनी जो खराब हो जाती है उसको जब हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जो हमारा अगर इंसान उसी तरीके से नॉर्मल जैसा वो पहले से खा रहा था, जैसे पी रहा था, जैसे जितना भी खा रहा था उसी तरीके से खाएगा तो ऑफ कोर्स एक किडनी पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो वो उस तरीके से उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी एक किडनी, एंड वो भी खराब हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि जिस व्यक्ति की अगर किडनी खराब हो तो वो उसको रेगुलर तरीके से हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से जो काम किडनी करती थी वो आर्टिफिशियल तरीके से अब डॉक्टर करते हैं, यानी कि जो भी गंदगी हमारे अंदर जमा हो जाती है उसको निकालने का काम ही एक तरीके से आर्टिफिशियल किडनी करती है, जिसको हम हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। नाउ एज वी नो दैट किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। Several factors like infections, injuries or restricted blood flows to kidneys reduce the activities of kidneys। ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से जो किडनीज की एक्टिविटीज होती हैं वो रुक जाती हैं। This leads to accumulation of the poisonous waste in the body। जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो poisonous waste होता है वो हमारे बॉडी में accumulate यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, which can even lead to the death, जो कि हमारे मौत का कारण भी बन सकता है। In case of kidney failure, an artificial kidney can be used। इन केस ऑफ किडनी फेलियर यानी कि किडनी फेलियर के केस में हम क्या कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी का भी यूज कर सकते हैं। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। यानी कि डायलिसिस की प्रोसेस से अगर हम किसी भी व्यक्ति के अंदर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकाल रहे हैं बाहर, तो वो काम जो मशीन या फिर जो डिवाइस करेगी उसको ही हम आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हैं। Artificial kidneys contain a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid। एक डायलिसिंग जो फ्लूड होती है उसके अंदर काफी सारे जो ट्यूब्स का नेटवर्क है वो डला रहता है, जो कि ये जो ट्यूब्स होती है वो सेमी परमेबल होती है, यानी कि उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं वो एक यहाँ से वहां पास हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें पास नहीं हो सकती है। दिस फ्लूड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। इस टैंक के अंदर जितना भी जो लिक्विड डला रहता है उसके अंदर का जो प्रेशर होता है उस फ्लूइड का वो उतना ही प्रेशर होता है जितना ब्लड का प्रेशर होता है, एंड एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। एंड ऑफ कोर्स इस जो लिक्विड हमारे टैंक के अंदर डली होती है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट से परे होती है। द पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। अब ये जो टेक्निक्स होती हैं हीमोडायलिसिस की, इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस। इसमें जिस व्यक्ति का हीमोडायलिसिस हो रहा है, आर्टिफिशियल किडनी यूज हो रही है, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है, बिकॉज आपकी बॉडी का जितना भी सारा ब्लड है, क्योंकि
इवन जो किडनी का काम है वो क्या है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, आपके ब्लड में जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो इकट्ठा हो गया है उसको बाहर निकालना। तो आपकी बॉडी का जितना भी जो ब्लड है उसको एक ट्यूब से पास करा के उसको पूरा क्लीन करके दोबारा से आपके बॉडी में भेजने की जो प्रोसेस है, दिस इज हीमोडायलिसिस। हीमो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ब्लड के लिए, एंड डायलिसिस इज टू पास ऑन। पूरे ब्लड को हमारी बॉडी से निकाल के, आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, ब्लड से निकाल के यहाँ पर इस ट्यूब में जाके फिर इस टैंक में कुछ जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है उसमें से निकाल कर जब ये क्लीन हो जाता है हमारा ब्लड, फिर उसके बाद से फिर से दोबारा से हमारी बॉडी में फिर से डाला जाता है। तो दिस इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। अगर जिस व्यक्ति का ह्यूमन डायलिसिस हो रहा है उससे जाकर आप पूछिए, यू विल गेट टू नो कि कितनी पेनफुल प्रोसेस होती है ये। Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in the kidneys is about 180 लीटर डेली। अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो इनिशियल फिल्ट्रेट अगर किसी में अगर देखा जाए तो 180 लीटर पर डे के हिसाब से उसके अंदर से जो फिल्ट्रेट है वो वो बनता है, फिल्ट्रेट बनता है। ऑफकोर्स 180 लीटर निकलता नहीं है, बट बनता है पूरे दिन में पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और अ 2 डे। लेकिन जो वॉल्यूम जो एक्सक्रीट आउट किया जाता है हमारी बॉडी से वो या तो 1 लीटर होता है या मैक्स टू मैक्स 2 लीटर होता है एक दिन में, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ चीजें जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है बट फिल्ट्रेट के थ्रू अब उसको बाहर निकाल दिया गया है, तो उसको लास्ट में जाके हमारे बॉडी के अंदर से फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। The waste substance diffuses out of blood into the tank and the clean blood is returned back into the patient's थ्रू वेन। इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट सब्सटेंस होता है वो ब्लड के अंदर से डिफ्यूज आउट हो जाता है, ब्लड से बाहर निकल जाता है टैंक में, और जो क्लीन ब्लड होता है वो वापस से रिटर्न बैक हो जाता है हमारे पेशेंट्स के अंदर, पेशेंट्स के वेन। अब यूरिन फॉर्मेशन में जो हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म जो इंक्लूड होता है यूरिन फॉर्मेशन में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग से डायग्राम्स के साथ में, जो मैंने खुद से डायग्राम बनाया उसके साथ में मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन में किन किन प्रोसेस का यूज होता है, आखिर उसका मैकेनिज्म टोटली क्या है। जिसमें सबसे पहली जो प्रोसेस यूज होती है वो होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, जहां पर ब्लड फ्लोस इनसाइड ग्लोमेरुलस अंडर प्रेशर, देयरफॉर इट अंडरगोस फिल्ट्रेशन। जो हमारा ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस में फ्लो करता है अंडर प्रेशर, जहां पर वो फिल्ट्रेशन से गुजरता है ना। ऑल द वॉल्यूम सॉल्यूट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, amino acid, hormones, glucose, ions, vitamins, water, etc. are filtered out and forms nephric filtrate और glomerulus filtrate, that is the 180 लीटर पर डे। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है वो एक दिन में 180 लीटर, जो नॉर्मल डे में 180 लीटर पर डे, अगर हम बात करें पर डे का जो फिल्ट्रेट आउट करता है अपने बॉडी से, तो वो यही है। क्या है वो? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या फिर उसको हम बोलेंगे नेफ्रिक फिल्ट्रेट, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, ग्लूकोज, आयंस, विटामिन एंड वाटर। एंड ऑफ कोर्स ये सारी में से कुछ ज्यादा चीजें जो है वो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड इसीलिए ये जो सारा का सारा वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, इनमें से कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि उसने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर दिया, यानी कि जो जो चीजें उसको बुरी दिखी, जो भी किडनीज को लगा कि नहीं ये हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, उसने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके उस सारी चीजों को बाहर निकाल दिया। अब क्या होता है? जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है वो पासेस थ्रू the PCT and it reabsorbed glucose, vitamins, ions and 75% of water। अब क्या होता है? जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है हमारा वो पीसीटी के, अभी मैं बताऊंगी यहाँ पे नेफ्रिक जो ग्लोमेरुलस है वो कहाँ पर है, पीसीटी कौन सा है, वो अभी मैं डायग्राम में आपको आगे बताऊंगी। सो बी पेशेंट फॉर दिस। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है या फिर हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है वो पीसीटी के थ्रू पास होता है, जिसमें से ग्लूकोज, विटामिन और आयंस एंड 75% ऑफ वाटर होता है वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसलिए इसमें क्या नाम दिया है इस प्रोसेस को? सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। यानी कि इतनी सारी चीजें थी, यूरिया था, यूरिक एसिड था, इतने सारे हार्मोन्स थे, तो वो सारे वो उन सभी चीजों को रीअब्सॉर्ब नहीं किया, जिनमें से कुछ चीजें ही अब्सॉर्ब की। क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब करी है? ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करा है, विटामिन को, आयंस को और 75% ऑफ वाटर को ही सिर्फ रीअब्सॉर्ब किया है, इसलिए इसको नाम दिया है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। किन्हीं कुछ चीजों को सिलेक्ट करके फिर उन चीजों को रीअब्सॉर्ब किया है। इसके बाद फिर क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। It is the secretion of waste products by blood capillaries into the urinary tubule. Now the
ड्रग्स, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर आर सीक्रेट। इसके बाद जो हमारा कंप्लीट जो यूरिन के फॉर्म में निकलता है वो एक्चुअली होता क्या है, वो कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि कुछ दवाई वगैरह अगर हमने खाई हो, या फिर अगर डायरेक्टली हमने कोई ड्रग्स अगर अपने बॉडी में एंटर आउट किया तो जो कि हमारे बॉडी के लिए ऑफ कोर्स हार्मफुल है, तो वो हमारा जो किडनी है उसको फिल्टर आउट कर देती है, और वो ड्रग्स हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, एंड कुछ वाटर भी हमारे अंदर से सीक्रेट आउट हो जाता है। नाउ वेसोप्रेसिन कंट्रोल्ड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। वेसोप्रेसिन एक जो हमारा हार्मोन है वो हमारे यूरिन का जो कंसंट्रेशन यानी कि इसका कंसंट्रेशन कितना रहेगा, कितना ज्यादा यूरिन हमारे अंदर से पास होगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है हमारा वेसोप्रेसिन जो हमारा हार्मोन होता है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए जो डायग्राम यहाँ पर बनाया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने जो ये सारी तीनों प्रोसेस के बारे में बात की है, जिसमें सबसे पहले क्या आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि होता है ग्लोमेरुलस में। फिर उसके बाद नेफ्रिक फिल्ट्रेट तैयार हो जाता है। फिर उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं जिसको हमने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा है। फिर उसके बाद हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है जिसको हमने मिक्ट्यूरेशन या फिर एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं उसको, जिसमें सबसे पहले अगर ये जो कप शेप्ड हमने स्ट्रक्चर देखा उसको हमने बोला बोमन्स कैप्सूल, एंड इसके अंदर जो कॉइल्ड जो नर्व्स होती हैं, जो कॉइल्ड नसें होती हैं, उनको हमने ग्लोमेरुलस बोला है। अब एफरेंट आर्ट्रियोल होता है एंड इफरेंट आर्ट्रियोल होता है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है वो उसमें ब्लड एंटर करता है, एंड इफरेंट आर्ट्रियोल में से जो रीअब्जॉर्ब्ड चीजें होती हैं वो वापस ब्लड में जाकर मिल जाती हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए ये ब्लड से आई कुछ चीजें, सारी चीजें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद, फिर इसमें से ये चीजें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ये सारी चीजें यहाँ से पास होती हैं जिसको प्राइमरी यूरिन कहा जाता है, यानी कि ये कंप्लीट यूरिन नहीं है, ये कंप्लीट एक्सक्रीट आउट हमारे बॉडी से नहीं होने वाला। ये यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास नेफ्रिक फिल्ट्रेट आ गया। इसमें से काफी चीजें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ से मूव ऑन होता है। फिर उसके बाद इसी को हमने पीसीटी बोला, ये जो हमारा ट्यूब है जहां से ये जो हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो गुजरता है, उसी को हमने क्या बोला है, पीसीटी बोला है। नाउ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है वो उसको फिर ये डिसेंडिंग लूप से जाती है आगे, जहां पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, आयंस और विटामिन भी होते हैं। फिर ये हैनलीस लूप, ये जो लूप बन रहा है यहाँ पर इसको हमने हैनलीस लूप के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर डीसीटी आ जाता है, यानी कि असेंडिंग लूप है ये, क्योंकि ये ऊपर चल रहा है ऑफकोर्स, इसलिए इसका नाम असेंडिंग लूप है। एंड इसके बाद ये हमारे ट्यूब्स में आ जाता है जहां पर ये कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्स मतलब इस कलेक्टिंग ट्यूब्स में जो हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, आयंस यानी कि काफी सारी जो यूजफुल चीजें हैं जो किडनीज ने हार्मफुल समझ के फिल्टर आउट कर दी थी उसको कलेक्ट कर लेता है, वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इसके बाद ये वापस से हमारे ब्लड में जाकर ये वापस हमारे बॉडी में पहुंचा देता है। सो आई होप आपको ये मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड इफ अनटिल स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ऑफ कोर्स मेक श्योर टू आंसर योर क्वेश्चंस। नाउ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें जो कि हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स हमने देख लिया, काफी ज्यादा पूरी प्रोसेस हमने देख ली, उसमें कैसे यूरिन बनता है, कैसे हमारे एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब बात करते हैं हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स यूज completely different strategies for excretion than those of the animals, यानी कि एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट तरीका है प्लांट्स का अपने वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने का। ऑक्सीजन itself can be thought of as waste product generated during photosynthesis। ऑक्सीजन हमारे लिए तो नहीं बट प्लांट्स के लिए एक तरीके से कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू निकालता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2। रेस्पिरेशन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो है वो CO2 और O2 से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कैसे डील करते हैं। Now they can get rid of excess water by transpiration। अब अगर उनके पास कोई एक्सेस वाटर होता है तो वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से के थ्रू जो है वो उससे रिड पा सकते हैं, यानी कि उससे छुटकारा पा सकते हैं। Now for other waste plant use the fact that many of their tissue consist of dead cell and that they can even lose some parts such as leaves। Many plants waste products are stored in cellular vacuoles। प्लांट्स के अंदर जो प्लांट सेल में अगर आपने देखा होगा कि काफी बड़ा वैक्यूल होता है जो कि एनिमल सेल्स में कह सकते हैं निग्लिजिबल होता है या फिर एब्सेंट ही होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो वैक्यूल सेलुलर वैक्यूल्स हैं उसमें अपना वेस्ट स्टोर करके रखते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी सारे लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लीव्स बाद में टूट के गिर जाती है, वो इसी कारण से क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वेस्ट जमा हो चुका है।
Now waste products may be stored in the leaves that fall off. Other waste products are stored as resins, gums, especially in old xylems. Plants also excrete some waste substance into the soil around them. Plants जो होते हैं वो अपने कुछ waste products अपने आसपास जो सॉइल होती है जिसमें वो जर्मिनेट हो रहे होते हैं, तो वहां के आसपास भी अपना कुछ वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। और काफी सारी जो एक्सक्रीशन का जो मटेरियल है वहां पर उनके पास जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि रेजिन्स हो गए या गम्स हो गए, वो हमारे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो काफी ज्यादा जो ओल्ड जाइलम्स हो जाती है, इनकी जाइलम फ्लो है, मैंने आपको बताया था 2 ट्यूब्स होती है जिसमें जाइलम्स में वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं प्लांट्स के लिए। तो जो ओल्ड जाइलम्स हो जाती हैं उनमें रेजिन्स और गम्स जैसे जो कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल है जो पेड़ के लिए वेस्ट है बट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, वो जमा होते रहते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड कह सकते हैं पैराग्राफ जिसको आपको पढ़ना चाहिए। ऑफकोर्स आप घर पे जाके इसको जरूर पढ़ेंगे, ऑर्गन डोनेशन के बारे में है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप अभी 18 साल से ऊपर नहीं है तो दिस इज नॉट फॉर यू ऑल गाइज। अपने पेरेंट्स को आप ये पढ़ाकर उनको समझाकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि ऑर्गन डोनेशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज कह सकते हैं एक पुण्य का काम है। नाउ एक जो एक्स्ट्रा नोट्स में मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। CO2 as respiratory waste by stomata, transpiration or guttation by stomata. Other materials like resins, gums and latex through old xylems. Abscission, that is falling off leaves and fruits, vacuole also stores waste. इसमें मैंने आपको बताया है कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट वेस्ट किस अपने जो पार्ट्स है प्लांट का वो किसके थ्रू बाहर निकालता है। जैसे कि CO2 को रेस्पिरेटरी के थ्रू निकालते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। ट्रांसपिरेशन और गटेशन से जो स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं उससे वाटर निकालते हैं अपने बाहर। मटेरियल्स जो रेजिन्स और गम्स और लेटेक्स जैसी चीजें होती है वो ओल्ड जाइलम्स में प्रेजेंट होती हैं। एब्सिशन का जो प्रोसेस होता है जो कि कह सकते हैं फॉलिंग ऑफ ओल्ड लीव्स होता है, फ्रूट्स होता है, मतलब जब यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं फिर पक जाती हैं, फिर फ्रूट्स जो होते हैं वो पूरे पक जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, उनका एब्सिशन हो जाता है यानी कि वो फॉल ऑफ कर जाते हैं ट्रीज से। और फिर जो उनका जो वैक्यूल्स होता है ट्रीज का उसमें भी वो अपना कुछ वेस्ट है वो स्टोर करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब इसके बाद आपके पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन बच जाते हैं जिसका आंसर आपको ऑफ कोर्स वीडियो के नीचे देना है, जो कि आप इसके जो नोट्स हैं वो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हम लाएं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।